नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सर, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना रीड से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, फिजिक्स का टॉपिक था। अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्क और एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में। वर्क डन होता क्या है, कैसे होता है, इसका मात्रक कैसे निकलता है, तो अपन बात करते हैं वर्क डन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्क, कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? ये मेरे पास में एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड, ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। यदि इस पिंड पर बल लगाया जाता है, अगर इस पे बल लगाया, एफ बल लगाया, तो ये पिंड बल की दिशा में गति करेगा। पहले ए पॉइंट पर था तो इस पे बल लगाया तो बल की दिशा में गति करके कहां पहुंच गया, बी बिंदु पर पहुंच गया। द्रव्यमान समान रहेगा। तो इस ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है, एस। तो इस पिंड पर ये जो बल लग रहा है, इस बल लगाने पर बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ, उसके मान को अपन क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या होता है, किसी पिंड पर लगने वाला बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसके मान को हम कहते हैं कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो लिख दें अपन इसको, तो कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। बात करते हैं कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को S। अपने पास में बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, और जब दो सदिशों का बिंदु गुणनफल करते हैं, जब दो सदिशों का क्या करवाया जाता है, बिंदु गुणनफल करवाया जाता है, तो प्राप्त भौतिक राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जैसे ये मेरे पास में दो भौतिक राशि और दोनों कैसी हैं, सदिश, और इनके बीच में अपन ने क्या लिया, डॉट गुणनफल लिया, जिसको अपन कहते हैं बिंदु गुणनफल, या इसको अपन कहते हैं अदिश गुणनफल। तो इससे जो तीसरी राशि निकलती है वो कैसी निकलेगी, अदिश राशि। और डॉट को हटाने के लिए किसको काम में लेते हैं, cos थीटा को काम में लेते हैं। तो R बराबर क्या हो गया अपने पास में, ए बी cos थीटा। या फिर मैं बात करूं, पहला कंसेप्ट तो ये होता है, सेकंड नंबर पे अगर दो भौतिक राशियों के बीच में सदिश राशियां हैं, इनके बीच में क्रॉस गुणनफल है, तो इनसे जो तीसरी राशि निकलेगी वो कैसी होगी, सदिश राशि। और इस तीसरे गुणन, जो सेकंड प्रोसेस होता है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस गुणनफल, या इसको अपन कहते हैं सदिश गुणनफल भी कहते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, R बराबर ए बी साइन थीटा, और साथ में इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश को भी काम में लिया जाए। तो अपने पास में बल एक सदिश राशि, विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। दोनों के मध्य डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा भौतिक राशि कैसी होती है, स्केलर होती है। तो यहां से अपन बात करें तो लिख सकते हैं कि कार्य एक अदिश राशि, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। कार्य को हम कौन सी राशि कह सकते हैं, अदिश राशि। इस डॉट को हटाएं तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। अपने पास में बल कार्य का फॉर्मूला क्या निकल गया, W बराबर एफ एस कोस थीटा निकल गया। अब अपन बात करते हैं इसके मात्रक की। तो सबसे पहले इसका मात्रक निकालते हैं अपन MKS या SI पद्धति में। तो MKS पद्धति में जो बल होता है, बल का मात्रक, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये न्यूटन के बराबर होता है। तो पहला मात्रक अपन लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
एस क्या है? विस्थापन। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। सेकंड नंबर की यूनिट की बात करें तो इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन क्या कहते हैं? न्यूटन। तो न्यूटन हो गया। और अपने पास में विस्थापन का क्या हो गया? मीटर। तो दूसरा मात्रक कौन सा हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। और तीसरा यदि अपन बात करें तो इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक निकलता है कार्य का, वो होता है जूल। तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके तीन मात्रक निकल गए, पहला किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दूसरा न्यूटन इंटू मीटर, और तीसरा जूल हो। आगे अपन बात करते हैं कि इसका जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में अपने पास में फॉर्मूला है बल, सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो सीजीएस में निकालें पहला मात्रक, तो कार्य का एक मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर एमकेएस में। तो इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, तो सीजीएस में जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ग्राम, लंबाई का सीजीएस में मात्रक होता है सेंटीमीटर, और समय का तीनों पद्धतियों में मात्रक होता है सेकंड होता है। तो अगर अपन मात्रकों की पद्धति देखें तो सबसे पहला होता है एमकेएस, सेकंड नंबर पे होता है सीजीएस, थर्ड नंबर पे होता है एफपीएस। तीन भौतिक राशि होती है, एक होती है लंबाई, एक होता है द्रव्यमान, और एक होता है समय। एमकेएस में लंबाई को किस में? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। समय को तीनों पद्धतियों में सेकंड में मापते हैं। आगे सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। एफपीएस में लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को किस में? सेकंड में मापते हैं। तो अपन इसका पहला मात्रक लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दूसरा अपन बात करें तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। यहां लिख रहा हूं मैं, बल का सीजीएस में मात्रक होता है डाइन। सीजीएस में मात्रक क्या होता है? डाइन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डाइन बल का इंटू लंबाई का सीजीएस में सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इन दोनों को ही अपन क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। अर्ग। अपने पास में रिलेशन निकालना कि एक जूल का मान कितने अर्ग के बराबर हो। एक जूल का मान अपने को यदि निकालना कि कितने अर्ग के बराबर होता है, तो अपने को पता है कि एक न्यूटन का मान 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसको मैं लिखूं तो एक जूल बराबर, भाई एक जूल बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और डाइन क्या? बल का एसआई पद्धति में न्यूटन, और सीजीएस में बल का डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, और एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर 5 गुना 2 10 की पावर 7 हो गया। और डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अर्ग के बराबर। तो एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। एक जूल का मान कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। या फिर एक अर्ग का मान निकालें तो एक अर्ग बराबर 1/10 की पावर 7 या 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। अब आगे अपन देखते हैं कि ऊर्जा का कार्य का एक अन्य मात्रक होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक होता है कार्य का एक अन्य मात्रक जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से प्रदर्शित करता है, कार्य का मात्रक है। अपन इसका मात्रक देखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
देखो अपन बात करें इसका मात्रक अगर अपने को समझना है कि कैसे आता है, तो अपन बात करते हैं विभव की, तो V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। अब यहां से W की बात करूं तो W बराबर क्या हो गया QV। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है कि नहीं होता। भाई यहां पे अपन ने आवेश के स्थान पे ई ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल के बराबर होता है। आगे अपन देखते हैं कि कार्य के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ उदाहरण की बात करते हैं कि कार्य अपने पास में कैसे कैसे क्या डिपेंडेंट कारक हैं, किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कैसे इसका मान अधिकतम आता है, कैसे न्यूनतम आता है। तो अपन एग्जांपल लेता हूं मैं इसके कार्य की। तो कार्य की यदि अपन एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल की मैं बात करता हूं, तो इसके एग्जांपल में मैं सबसे पहले बात करता हूं। सबसे पहले अपने पास में तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन अपन ने कौन कौन सी ली। पहली कंडीशन अपन ने वही थीटा के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो थीटा के अकॉर्डिंग यदि अपन लेते हैं, तो थीटा के अकॉर्डिंग यदि अपन लेते हैं, तो सबसे पहली वैल्यूज लेता हूं मैं कि थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री। थीटा का मान 0 कब होगा, ये कोई पिंड स्मॉल एम द्रव्य, इस पे ये लग रहा है बल लग रहा है, और इसी दिशा में क्या हो रहा है विस्थापन हो रहा है। समान दिशा में बल और विस्थापन दोनों की डायरेक्शन क्या है समान दिशा। तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री। अपने को पता है W बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना 0, तो कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस कंडीशन में जो कार्य होता है वो क्या होता है W बराबर एफ एस। सेकेंड नंबर की अगर अपन बात करते हैं, सेकंड केस देखते हैं, तो सेकंड केस में अपन बात करते हैं कि यदि थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, थीटा का मान कितना हो 90, और थीटा का मान 90 कब होता है कि किसी पिंड पर ये बल लग रहा है और ये हो गया विस्थापन। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या होगा 0। तो कोस 90 डिग्री कब होता है जब बल और विस्थापन क्या होता है एक दूसरे के लंबवत होता है। कि किसी पिंड पर यदि अपन ने बल लगाया, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर है, लंबवत दिशा में। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा, कार्य का मान कैसा होगा 0 होगा, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। आगे अपन थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट देखें, तो थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि अपने पास में यदि बात करूं थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो 180 कब होगा, ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड, ठीक है। इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर बल लगाया, तो बल लगाने पर ये यदि विपरीत दिशा में गति कर, यहां पे मैं लिख सकता हूं बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने पर, भाई अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा का वैल्यू कितना 180, क्योंकि ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस कंडीशन में cos 180 का वैल्यू कितना -1,
तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या होगा, माइनस का एफ एस। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। हमने ये जो 3 स्पेशल केसेस देखे, इनके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि कार्य का मान, या इनसे कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में कार्य का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन जनरली बात करते हैं, जनरली तो वर्क ऑलवेज कैसा होता है, वर्क ऑलवेज पॉजिटिव। वर्क ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है जनरली। लेकिन इन विशेष परिस्थितियों के आधार पर कार्य का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कार्य का मान जीरो भी हो सकता है, जो अपन ने निकाला है। अब बात करते हैं अपन, आगे देखते हैं। तो आगे अपने पास में, आगे देखते हैं अपन इस वर्क से रिलेटेड और एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर हो गया मेरे पास में 4th नंबर का, चौथा नंबर का। ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड, इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर h ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। तो h ऊंचाई कर लेके जाएंगे तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है, और गुरुत्वाकर्षण के जो विरुद्ध होता है वो कार्य कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं चौथे नंबर पे लिख सकता हूँ, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य नेगेटिव होता है। या फिर इसको अपन देख सकते हैं, सतह से ऊपर जाता है तो जी के मान में क्या होती है, कमी होगी, और जी का मान कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने से कार्य का मान भी कैसा होगा, नेगेटिव। क्योंकि पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाने में जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो बराबर क्या होगा, mgh। और ऊपर जाने पर जी के मान में कमी होगी, तो जी का मान कम होगा तो कार्य का मान कम होगा, और कार्य का मान कम होने का मतलब है कार्य कैसा, नेगेटिव हो रहा है। कार्य कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य होता है वो कार्य कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आगे अपन 5th नंबर का एग्जाम्पल की बात कर लें, कि जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि जब एक कुली अपने सिर पर सामान लेकर खड़ा है, सामान लेकर खड़ा है, तो किया गया कार्य। भाई एक कुली है, स्मॉल एम द्रव्यमान के पार्टिकल को लेकर क्या है, खड़ा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, भार हो गया। तो इस कंडीशन में विस्थापन का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई मोमेंट नहीं हो रहा। और विस्थापन का मान जीरो होगा तो कार्य का मान भी कैसा होगा, जीरो। क्योंकि विस्थापन जीरो तो कार्य का मान भी कैसा होगा, जीरो होगा। भाई कोई मोमेंट नहीं हो रहा, कोई गति नहीं हो रही, तो कोई गति नहीं हो रही मतलब विस्थापन जीरो, और विस्थापन जीरो होगा तो कार्य का मान भी कैसा होगा, जीरो होगा। आगे अपन 6 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 6 नंबर के एग्जाम्पल की यदि अपन बात करते हैं, तो 6 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब एक कुली अपने सिर पर सामान लेकर चल रहा है, सामान लेकर चल रहा है, तो किया गया कार्य। तो अपने को किसका मान ज्ञात करना, कार्य का मान ज्ञात करना। कार्य का मान ज्ञात करें तो ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कुली है, नीचे वेट लग रहा है, सॉरी नीचे क्या हो गया, वेट, ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में विस्थापन कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो इस कंडीशन में अपने पास में इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है
तो अपने पास में कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो कोस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो कोस 90 का वैल्यू थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो कार्य का मान भी क्या होगा? 0। तो कुली जब सिर पर सामान लेकर चल रहा है तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य है उसका मान क्या होगा? 0 होगा। आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन 7 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 7 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है अपना कि किसी वाहन पर यदि हम ब्रेक लगाते हैं, किसी वाहन पर हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक लगा रहे हैं, या किसी वस्तु को खुरदरे सतह पर खींचा जाता है। तो खुरदरे सतह पर खींचेंगे कि जैसे ये मेरे पास में एक रफ सरफेस, इस पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड, इस पर क्या है? एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है। तो इस जब वस्तु को अपन खींचेंगे तो घर्षण के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। घर्षण बल के विरुद्ध, या जो अपना विस्थापन होगा वो घर्षण के विरुद्ध होगा। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो कार्य कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कार्य का मान कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को खुरदरी सतह पर खींचा जाता है तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य नेगेटिव होता है, क्योंकि इस कंडीशन में अपने पास में जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कार्य का मान भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आगे अपन बात करते हैं 8 नंबर। किसी वाहन पर ब्रेक लगाता है, तो वाहन पर ब्रेक लगाने पर, कोई भी वाहन, तो जब वाहन पर ब्रेक लगाया जाता है, तो अवरोधन दूरी के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। ये कोई अपने पास में कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, ये कोई वाहन है, इस पर अपन ने ब्रेक लगा दी। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया? बल लगाया। यहाँ पे क्या लगाया? अपन ने बल लगाया। तो बल लगाते ये रुकेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, कुछ ना कुछ दूरी पर जाकर रुकती है। और इस दूरी को अपन कहते हैं अवरोधन दूरी। इस दूरी को अपन कौन सी दूरी कहते हैं? अवरोधन दूरी। तो ये जो डिस्टेंस निकलती है, इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? अवरोधन दूरी। तो अवरोधन दूरी का मतलब क्या होता है? किसी वाहन पर ब्रेक लगाने के पश्चात, किसी वाहन पर ब्रेक लगाने के पश्चात तय की गई दूरी, ब्रेक लगाने के बाद वो कितनी दूरी पर जाकर रुकता है, इस दूरी को अपन कौन सी दूरी कहते हैं? अवरोधन दूरी कहते हैं। तो इस अवरोधन दूरी के द्वारा जो कार्य होगा उस कार्य का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और आगे अपन बात करते हैं 9 नंबर का पॉइंट। तो 9 नंबर का पॉइंट अपना क्या कहता है कि वृत्तीय पथ पर या वृत्ताकार पथ होता है,
तो वृत्ताकार पथ के लिए, सर्क्यूलर पाथ के लिए या सर्क्यूलर मोशन के लिए वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। और शून्य क्यों होता है तो देखते हैं अपन कि शून्य कैसे होता है। तो ये मेरे पास में एक सर्क्यूलर पाथ बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक वृत्तीय पथ कहते हैं इसको। मानो कि एक व्यक्ति यहां से गति करना प्रारंभ कर, ए बिंदु से गति कर रहा है और यहां से गति करता हुआ वापस ए बिंदु पर आ गया। तो इस ए बिंदु पर आने में विस्थापन का मान क्या हो गया, 0। तो वृत्ताकार पथ के लिए या वृत्तीय गति के लिए तो मैं लिख सकता हूं सर्क्यूलर मोशन के लिए, वृत्तीय गति के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है x होता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। और जब विस्थापन का मान ही 0 होगा तो कार्य का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो वृत्तीय पथ के लिए जो कार्य होता है उस कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि वृत्ताकार पथ पर कोई भी कार्य होगा तो कार्य हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा विस्थापन का मान क्या होता है, 0 होता है। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं। ये तो था अपना कार्य के बारे में। अब आगे अपन बात करते हैं कि एक होता है अपने पास में एनर्जी, ऊर्जा। तो अपन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एनर्जी होती क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बात करें ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि। ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है, जूल होता है। बड़ा ध्यान रखना, 3 भौतिक राशि होती है, ऊर्जा, एक होती है कार्य और एक होती है ऊष्मा। इन तीनों का एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। इन तीनों का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन यदि अपन बात करें इनका सीजीएस में, तो जो ऊर्जा और कार्य होता है इनका सीजीएस में मात्रक होता है क्या, अर्घ। लेकिन ऊष्मा का जो सीजीएस में मात्रक निकलता है तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है कैलोरी। सीजीएस में मात्रक क्या होता है इसका, कैलोरी। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा इन तीनों का एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल होता है। जबकि ऊष्मा होती है, ऊष्मा का जो इन तीनों का एसआई में जूल, ऊर्जा और कार्य होता है, इन दोनों का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। लेकिन ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। सीजीएस में मात्रक क्या होता है, कैलोरी। अब यहां से अपन बात करते हैं ऊष्मा के प्रकार, सॉरी ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। और ऊर्जा के प्रकार में मैं सबसे पहले ले रहा हूं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा का मतलब, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा प्राप्त होती है या जो ऊर्जा जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय
अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा एग्जाम्पल लिखें इसका तो यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा, यूरेनियम से, थोरियम से, रेडियम से, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आगे अपन सेकंड नंबर पे देखते हैं, एक होती है अपने पास में रासायनिक ऊर्जा, एक अपने पास में होती है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा का मतलब है क्या होता है? भाई रासायनिक अभिक्रियाओं से, रासायनिक जो भी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। तो 2 नंबर पे होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से, रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बैटरी से, सेल से, भोजन से, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है तभी तो भोजन का अपघटन होता है। तो इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। एक होती है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब विद्युत आवेशों से, भाई विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा, विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। इसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, भाई विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के कारण उत्पन्न होती। आगे अपन 4 नंबर पे बात करते हैं, 4 नंबर पे होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा कह सकते हैं इसको अपन, गुरुत्वीय ऊर्जा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं हमेशा क्या करती हैं? खींची चली जाती। कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या लगता है? बल लगता है। उस बल को अपन कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन कह सकते हैं कि पानी, नदियों में पानी ऊपर से नीचे आना, कि भाई नदियां होती हैं उनमें जो पानी है नदियों में पानी का ऊपर से नीचे आना। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखें, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर नीचे की ओर आना, नीचे की ओर बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा। आगे अपन 5 नंबर पे बात करते हैं ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा या ताप में परिवर्तन से क्या होती है? ऊष्मा या वह ऊर्जा जो तापमान में परिवर्तन करने पर उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? उस ऊर्जा को अपन कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मा ऊर्जा। आगे
अपना 6 नंबर पे होती है एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक का मतलब होता है किसी पिंड की गति व स्थिति के कारण। तो यांत्रिक का मतलब होता है किसी पिंड की गति प्लस में स्थिति के कारण, गति करे और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ये दो प्रकार की होती है मैकेनिकल एनर्जी। एक नंबर पे होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा, और एक सेकंड नंबर पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊर्जा कितने, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। और किसके कारण उत्पन्न होती है? गति व स्थिति के कारण। इसी के साथ मैं महेश्वर अपन इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ।